बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी सेकेंड ईयर, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर रीजनरेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 2-3 टॉपिक आते हैं, लेकिन वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लिहाजा हम उनको नहीं कर रहे। हम डायरेक्टली मूव कर चुके हैं रीजनरेशन पर। तो रीजनरेशन जिस तरह के नाम से जाहिर है, री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन, जिस तरह रीप्ले होता है। और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट होना, यानी कि किसी चीज का बनना। प्रोड्यूस पैदा होना होता है, लेकिन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि जनरेट होना। ठीक है, जनरेट होना। तो अगेन जनरेट होना, अगेन बनना। किस चीज का बनना? उस चीज का बनना जो पहले से मौजूद थी लेकिन किसी वजह से लॉस्ट हो गई है। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लिजर्ड को देखा होगा कि लिजर्ड की टेल होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी टेल स्विच ऑफ हो जाती है, उतर जाती है। बाज़ टेल्स में आपने देखा होगा कि कंप्लीट टेल लॉस्ट हो जाती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ टेल इन द सेम लिजर्ड। और यही प्रोसेस है जिसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है। इस एबिलिटी से वो क्या कर सकता है? टू रीगेन और रीजनरेट या फिर रिकवर द लॉस्ट बॉडी पार्ट। ऐसी एबिलिटी ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो अपने लॉस्ट हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा से बना सकता है, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। और ये रीजनरेशन बच्चों इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है, वर्टिब्रेट्स में भी होती है। वर्टिब्रेट्स में ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, और प्लांट में भी होती है। अगर मैं आप लोगों को स्टार्ट करूं आपकी बुक के मुताबिक, तो ये एक डायग्राम है स्पंजिस की। और स्पंजिस क्या होते हैं आप लोगों ने बच्चों फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इनवर्टिब्रेट्स में आप लोगों ने पढ़ा था स्पंजिस को, ट्यूनिकेट्स को। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स जो हैं, इनमें ये एक स्पंजिस है। ये एक स्पंज जहां से मर्जी टूट जाए, यानी कि अगर ये एक स्पंज है, इस स्पंज के मैं आपको 100 हिस्से कर दूं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालूं और इनके मैं 100 टुकड़े कर दूं, 100 स्मॉल पीसीस इनके हो जाएं बच्चों, तो इन हर एक पीस के पास एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक स्पंज है बच्चों, ये अगर एक स्पंज है, इसको मैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर इनके पीसीस भी कर दूं, और इनके पीसीस इस तरह से हो जाएं कि एक स्पंजिस के 100 या इससे भी ज़्यादा पीसीस हो जाएं, तो एक एक पीस से दोबारा एक एक स्पंज बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। और स्पंजिस में तो ये इतना ज़्यादा है कि ये रीजनरेशन से हाई डिग्री, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली डिग्री हासिल कर जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली डिग्री हासिल कर जाता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होकर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे ये एक स्पंज ही है, ये 3 ऑर्गेनिज्म पार्ट में टूटा, 1 2 3, और फिर एक एक पार्ट से एक एक पूरे का पूरा स्पंज बन गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी द न्यू क्लोन्स। इसी के साथ साथ प्लेनेरिया भी है। प्लेनेरिया बच्चों, इसमें स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं प्लेनेरिया में, जिनको बोलते हैं नियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? इधर ही मैं लिख देता हूं, चलो। In planaria there will be a special type of the cell are called neoblast। और ये नियोब्लास्ट क्या करते हैं? जब प्लेनेरिया ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि इस प्लेनेरिया को 2 जगह पर कट लगा। कितनी जगह पर कट लगा है? 2 जगह पर कट लगा, एक ये और एक ये, और इसके 3 हिस्से हो चुके हैं। अब ये तीनों हिस्सों के पास एबिलिटी है कि ये पूरे का पूरा प्लेनेरिया जनरेट करें, यानी इस हिस्से के पास एबिलिटी है ये पूरे का पूरा प्लेनेरिया जनरेट कर दे, इसके पास। तो ये बेसिकली रीजनरेशन है। प्लेनेरिया में ये जो नियोब्लास्ट होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और एट द टाइम ऑफ ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन होती है तो वहां पर ये चले जाते हैं ब्रेकडाउन वाली साइड पर, और वहां पर जाकर प्लेनेरिया को पूरे का पूरा डेवलप कर देते हैं। अब प्लेनेरिया में ये वाली जो ब्रेकडाउन साइट्स हैं, इनको हम लोग आपकी बुक के मुताबिक बोलेंगे देयर विल बी द एम्प्यूटेशन साइट्स। क्या है?
एम्पुटेशन साइट्स, एम्पुटेशन साइट्स होता है ब्रेक डाउन साइट को बोलते। तो ये प्लेनेरिया का एक फीचर है कि प्लेनेरिया में इस तरह से बच्चों क्या होती है, रीजनरेशन होती। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी। इसके अलावा बच्चों ये आपके सामने एक क्रे फिश है भाई, क्या है, क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियन। इसके लिए बच्चों आप लोगों को ना चैप्टर नंबर 10 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम एनिमेलिया उसके पास जाना होगा और देखना होगा इनको। बच्चों ये क्रस्टेशियन है, यानी कि एक क्रे फिश है, लॉबस्टर इसका नाम है। क्या नाम है, लॉबस्टर। लॉबस्टर के पास क्लॉ होते हैं, ये आगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्लॉ होते हैं। इनके ये क्लॉ एनिमी को पकड़ने के लिए होते हैं। बच्चों बाज दफा होता यह है कि ये क्लॉज टूट जाते हैं, देयर विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ द क्लॉ फॉर एनी रीजन। तो ये एक क्लॉ है, तो कुछ अरसे के बाद इस क्लॉ में भी एबिलिटी होती है कि ये रीजनरेट हो जाए और रीजनरेट होकर दोबारा से एक क्लॉ बन जाए। इसको बोलते हैं पिंसर क्लॉ, PINCER। इट्स अ पिंसर क्लॉ इन द लॉबस्टर। तो इट्स हैविंग द एबिलिटी ऑफ द रीजनरेशन। उसके अलावा सैलामेंडर जो कि एम्फीबियन है, ठीक है, उसमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, यहां से बात स्टार्ट हुई है, ये एक पूरी की पूरी लिम्ब है। इस लिम्ब में ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला हिस्सा जो है ये टूट चुका है। ये क्या हो चुका है, टूट चुका है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है, वो हिस्सा मैं आपको रेड के साथ शो कर देता हूं। इट्स अ पार्ट ऑफ द एम्फीबियन लिम्ब। मैं कह रहा हूं कि ये सैलामेंडर है, ठीक है, लिजर्ड लाइक होता है। तो ये हिस्सा है, एक दिन गुजरा और इसके सेल ने डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया पहले दिन में ही। देखिए कितनी रीजनरेशन एबिलिटी है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा पाऊँ तो यहीं पर रीजनरेशन शुरू हो जाती है। एक दिन के बाद कुछ और दिन गुजरते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 12 दिन के बाद फिर 23 दिन गुजरते हैं, वो थोड़ा सा और बड़ा होता है। फिर 30 दिन गुजरते हैं, वो लाइक फ्रेश अपेंडेजिस उस तरह बन जाता है, लिम्ब बन जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है 45 दिन के बाद वो पूरी की पूरी लिम्ब जो है सैलामेंडर में जनरेट हो जाती है और वो अपनी असल लिम्ब पे वापस आ जाता है। तो बच्चों इट्स अ फोर लिम्ब ऑफ द सैलामेंडर एंड इट्स प्रोसेस इज नोन एज द रीजनरेशन। तो कितने ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने रीजनरेशन देखी। आपकी बुक के मुताबिक और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह से मामलात होते हैं। बच्चों इट्स अ अर्थवर्म। इसको अगर हम सेंटर से देखें, ये वाला इसका हेड है, इट्स अ टेल जिसको पाइगीडियम बोलते हैं। आपको पता है कि अर्थवर्म एनिलिडा का मेंबर है, इसमें छोटे छोटे रिंग होते हैं। अगर इसमें ब्रेक डाउन हो जाए, ये दो हिस्सों में टूट जाए, हेड वाला हिस्सा अलहदा हो गया और पाइगीडियम वाला यानी टेल वाला हिस्सा अलहदा हो गया, तो इस हेड वाले हिस्से के पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी टेल को रीजनरेट कर ले। और इससे मज़े की बात यह है कि ये जो टेल वाला हिस्सा होता है जिसको पाइगीडियम बोलते हैं, इसके पास एबिलिटी होती है ये अपना हेड भी जनरेट कर ले। यानी यूं कह लो कि अर्थवर्म का अगर हेड उतर भी जाए तो उसका हेड नया आ जाता है। और बच्चों कितनी मज़ेदार बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर कलम कर दो तो बस वो गया, लेकिन इसका सर कलम करो और ये फिर आ गया। तो इट्स अ एबिलिटी टू रीगेन, टू रिकवर, टू रीजनरेट एनीथिंग, इट इज नोन एज द रीजनरेशन। तो अर्थवर्म में भी बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। इसके अलावा प्लांट्स की बात कर लेते हैं। बच्चों प्लांट्स में आप लोगों ने नहीं देखा कि रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। और बच्चों ये एक प्लांट, इस प्लांट को काटो, यहां से भी काट दो, यहां से भी काट दो। सिर्फ और सिर्फ इतने प्लांट को आप जमीन में लगा दो, गमले में लगाओ, पौधे में लगाओ, इवन के आप लोग इसके पत्ते को भी काट दो, थोड़े से छोटे से लीफ को भी काट दो। लीफ को काट कर उसके छोटे छोटे सेल्स से भी आगे क्या बनना शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। अगर हुआ तो आप लोग इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा गूगल पे। ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है जिसके पत्तों में भी एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, यानी कि उनके लीफ से भी आगे पूरे का पूरा पौधा बन सकता है। और ये तो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि गुलाब के पौधे को भी कलम छोटी सी काट कर हम गमले में लगा दें किसी में, तो वो पूरे का पूरा प्लांट बन जाता है। तो बच्चों इट्स एबिलिटी ऑफ प्लांट टू रीजनरेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हम में भी होता है। जब हमारी बॉडी पर कोई
जख्म आ जाए, कोई निशान आ जाए, कोई इवन के कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि आफ्टर सम टाइम्स देयर विल बी द जनरेशंस ऑफ द न्यू सेल्स एंड द रिकवरी ऑफ द wound. So recovery of the wound and the generation of the new cells at the site of the wound, at the site of the cut, it is basically known as the regeneration. तो regeneration हम में भी है, regeneration vertebrate दूसरों में भी है, invertebrates में भी है, plants में भी है. Regeneration ability is the more abundant ability among the all in all organisms. बच्चों आपकी बुक ने स्टार फिश को अलग से दिखाया हुआ है, तो मैंने भी सोचा चले मैं भी आप लोगों को 2 मिनट में स्टार फिश के बारे में बता दूं. स्टार फिश की आर्म्स होती हैं 1 2 3 4 5. अगर स्टार फिश की आर्म्स उतर जाए, फॉर एग्जांपल ये स्टार फिश है, इसकी एक आर्म किसी हादसे की वजह से उतर जाती है, तो इसके पास अगर किसी आर्म का एक हिस्सा भी उतर जाए तो इसके पास एबिलिटी होती है उसको रीजनरेट करने की, ये उसको बना लेती है. और अगर फॉर एग्जांपल इसकी एक आर्म भी उतर जाए, इसकी पूरी की पूरी आर्म बाजू उतर गई है, तो इसके पास एबिलिटी होगी नई आर्म को जनरेट करने की, और वो नई आर्म को जनरेट कर कर इसको बना लेंगी. तो अगर इसकी ज़्यादा डैमेज हो, यानी कि यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, इसके 2 बाजू को अलहदा कर देते हैं, ऊपर ड्रा किए, 3 बाजू इसके इधर ड्रा किए. अब यहाँ पर क्या मामला होगा बच्चों, देखा गया है कि स्टार फिश में ये 2 बाजू जो हैं कटे, ये फर्दर क्या हो जाते हैं भाई, 3 बाजू को जनरेट कर लेते हैं. ये 3 बाजू को जनरेट कर लेते हैं और जनरेट करके एक मुकम्मल डिस्क बना लेते हैं. सेंटर में एक इनके डिस्क होती है जिनको सेंट्रल डिस्क बोलते हैं, इसके भी होगी सेंटर में. तो ये सेंट्रल डिस्क की वजह से इनमें एबिलिटी होती है कि ये रीजनरेशन कर जाएं, और बाज़ दफ़ा इनके ये बाजू जो होते हैं इनमें भी एबिलिटी आ जाती है कि ये रीजनरेशन का प्रोसेस करें. तो जब ये कटे सेंटर से, तो आपको पता है कि इनमें सेंट्रल डिस्क तो नहीं थी, ये 2 सेंट्रल डिस्क के बगैर के इनमें सेंट्रल डिस्क थी, जो 3 थे, ये जो नीचे वाले हैं इनमें सेंट्रल डिस्क थी. तो सेंट्रल डिस्क जहाँ पर मौजूद होगी वहाँ पर बच्चों बड़ी आसानी से बाजू जो हैं वो बन जाते हैं. लेकिन अगर सेंट्रल डिस्क ना भी हो, जैसे यहाँ पर कोई नहीं थी, तो इनमें भी एबिलिटी कुदरत ने रखी है कि बाज़ दफ़ा ये सेंट्रल डिस्क को भी बना लेते हैं और अपनी 3 बाजुओं को भी बनाकर रीजनरेट कर लेते हैं. इट्स ऑल अबाउट द रीजनरेशन. एंड नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इट इज़ द एबनॉर्मल डेवलपमेंट. बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है, बड़ा आसान है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट. हम लोगों ने इस चैप्टर में बच्चों फर्टिलाइज्ड एग से लेकर मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट तक डिस्कस किया. अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि अगर फर्टिलाइज्ड एग हो, माइटोसिस होती रहे, उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाए, लेकिन फिर जो बच्चा पैदा हो वो कौन सा हो, एबनॉर्मल हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट. और बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के मतलब डील करती हैं उसको टेराटोलॉजी बोलते हैं. टेराटोलॉजी बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the study of abnormal development. Abnormal development, it is known as the teratology. तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है, इसकी 4 पॉसिबल रीजंस हैं, 4 फैक्टर्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं. फैक्टर नंबर 1 है बच्चों डिफेक्टिव जीन. क्या है? डिफेक्टिव जीन्स. तो डिफेक्टिव जीन का मतलब आप लोगों को पता चल रहा है कि जीन में कोई ना कोई ख़राबी होगी और इससे होने वाली एक डिजीज़ है जिसका नाम है हीमोफीलिया. क्या है भाई? हीमोफीलिया. ये हीमोफीलिया ब्लड डिजीज़ होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बन रही होती. बच्चों जीन से मुराद डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, ये वाला, इसका काम है एक प्रोटीन बनाना. आपको पता है कि प्रोटीन किस तरह से बनती है. उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजिन. क्या है? फाइब्रिनोजिन. ये फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है बेसिकली ये ब्लड क्लॉट
क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी इसने ब्लड क्लॉट करना होता है। तो ऐसे बंदे जिनमें फाइब्रिनोजिन प्रोटीन वाला जीन खराब हो जाता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बनती और उनमें डिजीज आ जाती है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया बेसिकली लीड्स टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर है क्रोमोसोमल एब्यूरेशंस। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, क्रोमोसोमल एब्यूरेशंस क्या होती हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 में पढ़ रखा है। बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, कम हो जाए, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। जैसे क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 हैं, देयर विल बी 46 क्रोमोसोम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी इन ईच एंड एवरी सेल। तो अगर 46 में से 45 रह जाए, जैसे टर्नर सिंड्रोम का आप लोगों को शायद ज़हन में हो, इसको X0 से शो करते हैं, और इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं, यानी X का मतलब होता है मेल, और इसके साथ अगर Y हो तो मेल बन जाता है, अगर XX हो तो फीमेल बन जाती है। अब X0 इसका मतलब ये है कि X तो है लेकिन नॉट का मतलब एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट है, 45 है। तो टर्नर सिंड्रोम में जब डेफिशिएंसी हो फिर भी बीमारी, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में बच्चों जब एफिशिएंसी हो 47 क्रोमोसोम होते हैं तब भी ये डिफेक्ट होता है। सुपर मेल्स में इसमें भी XY वाली कंडीशन होती है, यानी XY हो तो मेल होता है और Y दूसरा आ जाए तो ये एग्रेसिव मेल्स बन जाते हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आती है, हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, और इनमें सेक्सुअल एबिलिटी का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज लीड टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। आगे है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप लोगों को पता है कि अगर मदर की बॉडी के अंदर बेबी बन रहा है और 9 महीने में वो बनता है, उसमें से जो 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो उस दौरान अगर रेडिएशंस दे दी जाएं, मदर की बॉडी को बार बार वो अल्ट्रासाउंड करवाए, उसमें एक्स-रे की रेडिएशंस दी जाएं और एक्स-रे की रेडिएशंस जाकर पड़े वो 3 मंथ बेबी पर, और हो सकता है वो नॉर्मल डेवलपमेंट ना हो, वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो, या मदर एक्सपोज हो जाए किसी टेम्परेचर को, किसी लाइट इंटेंसिटी को, तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। या फिर मदर कोई टॉक्सिन, यानी कि जिस तरह अमेरिका USA में है कि उनको सिगरेट की बहुत ज़्यादा आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, चर्च की आदत होती है, बच्चे शराब की आदत होती है, तो किसी भी किस्म का टॉक्सिन अगर मदर ले तो मदर की बॉडी से जाएगा बच्चे में और बच्चे की ग्रोथ होगी एबनॉर्मल। और अमेरिका में बच्चों मोर देन 40% ऑफ द चाइल्ड विल बी एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड दे विल बी डाई ड्यूरिंग द बर्थ, इसी वजह से, टॉक्सिन की वजह से। देखो इस्लाम ने कैसा प्यारा कॉन्सेप्ट दिया है कि नो स्मोकिंग नो टॉक्सिन। तो ड्रग बच्चों होता है कि ये बाज़ दफ़ा मदर को जब पेन होती है, आपको पता है कि लेबर पेन हमने पढ़ी थी, ये उसको रिड्यूस करने के लिए भी पेन्स किलर्स ली जाती हैं। और इसके अलावा अगर मदर ज़्यादा ड्रग्स ले बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान तो वहाँ पर भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दूसरा फैक्टर था एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तीसरा, अब ये फोर्थ फैक्टर जो है वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं। मेटाबॉलिक रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल। तो केमिकल रिएक्शंस अगर बॉडी में अच्छी तरह से ना हो तो क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। बच्चों क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं कि ये जो लिप होता है ना, कभी देखना गूगल पे तस्वीर निकाल कर क्लेफ्ट पैलेट की, क्लेफ्ट पैलेट में जो लिप होता है ये नोज के साथ मिल जाता है, यानी कि एक कैविटी सी आ जाती है। क्लेफ्ट का मतलब होता है एक छोटा सा कैविटी आ जाना, उसका फट जाना पैलेट का। पैलेट तालू को बोलते हैं, तालू का नाक के साथ मिल जाना, इट्स अ क्लेफ्ट पैलेट। और ये भी एक बहुत बुरी सी लगता है बंदा दिखने में, और ये भी एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। पॉलीडिक्टिलिटी, बाज़ दफ़ा आप लोगों ने, डिक्टिलिटी बोलते हैं फिंगर्स को, आप लोगों के हाथों की 5-5 फिंगर्स हैं, तो अगर किसी हाथ में 4 हो या 6 हो उसको बोलते हैं पॉलीडिक्टिलिटी, और इट्स लीड्स टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। और माइक्रोसेफली है, माइक्रोसेफली, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, और सेफली का मतलब होता है हेड। बाज़ दफ़ा एबनॉर्मल डेवलपमेंट में छोटा हेड रह जाता है, आपने देखे होंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो बच्चों इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। और बच्चों एक बात याद रखनी है कि आइंदा हो सकता है कि हमारा वीडियो लेक्चर नेक्स्ट ना आए, हम क्लास में मिलें, लेकिन अगर वीडियो लेक्चर क्लास की ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह इसी तरीके से चलेंगे। और आपका कल को जुमे वाले दिन जो हमने पढ़ लिया है आज तक, इसका टेस्ट होगा हफ्ते वाले दिन।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।